नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केसी बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी राज्य सरकार की गोवंश और गौशालाओं के प्रबंधन बारे जानकारी। सावन के प्रथम सोमवार को शहर के शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। ठगी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ननाऊ निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। छावड़ा अस्पताल संचालकों के साथ मारपीट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आईएमए ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बलात्कार के दोषी को अदालत ने सुनाई 10 वर्ष कैद की सजा। और अब समाचार विस्तार से। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केसी बिश्नोई ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं तथा गोवंश पालन के लिए किए जा रहे कार्यों बारे जानकारी दी गई। राजस्थान राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने आज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु 2 चरणों में 180 दिवस अनुदान सहायता दी गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर 180 दिवस को बढ़ाकर 270 दिवस की अनुदान सहायता अब कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बड़े गोवंश 3 या 3 वर्ष से अधिक की आयु के लिए 40 रूपए प्रतिदिन एवं छोटे गोवंश के लिए 20 रूपए प्रतिदिन चारे की दर से अनुदान सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला हनुमानगढ़ में एक जिला स्तरीय नंदीशाला नंदी गौशाला कल्याण भूमि समिति हनुमानगढ़ टाउन सन 2017 से संचालित है। इसमें 651 नंदी गोवंश को 22,53,600 रूपए का अनुदान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जन सहभागिता योजना अंतर्गत नंदीशाला में आधारभूत संरचना हेतु 50 लाख रूपए का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर जिला स्तरीय नंदीशाला में 3 करोड़ रूपए के निर्माण कार्यों का प्रावधान किया गया है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केसी बिश्नोई ने बताया कि पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला हेतु वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में 1,57,00,000 रूपए की एक नंदीशाला स्थापना की घोषणा की गई है। जिला हनुमानगढ़ में पंचायत समिति के तहत टाउन में पंचायत समिति नोहर को चयनित किया गया है। इसमें प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृतियां निर्माण हेतु वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। जो नंदीशाला है इसको 12 महीने का अनुदान देंगे और जो अपंग पशु है जितने भी उनको भी 12 महीने का राशन हम देंगे। इस तरह से हमने कोई भी सोच समझ कर हमारी सरकार ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि जिससे कि हम किसी भी पशु को रखने में सुरक्षित रखने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब बताऊं कि अभी आपको मानगढ़ में ले लीजिए, आज 278 गौशालाएं हैं, जिसमें 212 पात्र है और 66 अपात्र है, तो ये 278 हो गए। हमने गौशाला को दिया, उसके बाद हमने एक गौशाला को अनुदान के अलावा 10 लाख रुपए निर्णय किया है, जिसमें से वो चाहे शेड बनाए, पशुओं के पीने के लिए बनाए, लेकिन मैं बड़े ध्यान से कहना पड़ता है। मेरे पूरे स्टाफ ने कोई गौशाला ऐसी नहीं छोड़ी जिसके अंदर जाके नहीं कहा होगा हमें आपको ये दे रहे हैं, एक इतना एक पेपर है वो भरना पड़ता है। अभी हनुमानगढ़ में 150, जिसमें से हमारे को 50 गौशालाएं आई है हमारे फार्म में, जिनको हमने दो जो गौशाला के थे वो रिजेक्ट हुई है और 48 को हमने 50 में से कर दिया। हमारी सरकार लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे 9 महीने का अनुदान, जो अपंग पशु है उनको 12 महीने का, और जो नंदी है उनको 12 महीने का, और उनकी जो शेड बनाने के अंदर हम जो करते हैं पैसे देते हैं, पूरी मदद करते हैं। और हम राजस्थान में गौशालाएँ ऐसी बढ़िया बनाएंगे जहाँ हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट में नहीं मिलेगी, आज भी नहीं है। जितना अनुदान हम दे रहे हैं ना, उतना अनुदान कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है।
पक्षियों के लिए तो वो जैसे जीव जंतु है तो उनकी सबकी रक्षा, जैसे शेर होते हैं और हैं वो रख रहे हैं, तो उनके लिए आदमी छोड़े हुए हैं, उनके सुरक्षित रखते हैं हम। ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। मैं ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। देखो हमारे कागज चल रहे हैं, कलेक्टर को पावर देने वाले हैं, वो हो जाए जब है। पहले तो मैं आपको क्या बताऊं कि वो हो जाएगी तब कलेक्टर गौशालाओं को कहेगा इस नंदियों को लो, नहीं लेगा तो उसका अनुदान रोका जाएगा। निश्चित रूप से जो गौशालाएं हैं वो वहाँ कोई भी हमारे स्टाफ को बताए, हमारे ऑफिस है, हमारे ऑफिस के हेड ये बैठे, कोई भी है दरख्वास्त दो। जब भी हमारे को पता लगेगा ना, कोई व्यक्ति हमारे को बताएगा जी ये अनियमित है हो रही है, हम जाके कार्रवाई करेंगे। हाँ, एम्बुलेंस हम प्रति ब्लॉक पर एक एम्बुलेंस और बड़ा ब्लॉक है उसमें 2 एम्बुलेंस, जिसमें ड्राइवर होगा, जिसमें डॉक्टर होगा, जिसमें कंपाउंडर होगा और दवाई होगी। जब भी जहाँ फोन आएगा तो वो उस गांव में जाएगी और पशु को देखेगी। अगर हॉस्पिटल में लाना होगा तो हॉस्पिटल में लाएगी। सावन के पहले सोमवार को शहर के शिवालयों में हर हर महादेव तथा ओम जय शिव ओंकारा की गूंज सुनाई दी। कल सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को शहर के शिवालयों में हर हर महादेव जय ओम शिवकारा की गूंज सुनाई दी। कल सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में खासी भीड़ रही। शिव मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों पर भी भक्तों का तांता लगा रहा। शिवलिंग का दूध जल से अभिषेक किया गया। शिवलिंग को पुष्प, बेलपत्र, आक, दतूरे से सजाकर महाआरती की गई। इस दौरान मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख और झालर के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्ति में बना रहा। जंक्शन शहर की कल्याण भूमि में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा छोटे बड़े हर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कई लोगों ने पंडितों की मौजूदगी में शिव महाभिषेक किया। महामृत्युंजय के जाप शुरू हुए और रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर में भोले के दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी थी, जो दोपहर तक जारी रही। सावन मास में 1 महीने तक प्रत्येक शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का दौर चलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूर्व उपसभापति नगीनाबाई सहित अन्य श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का दूध जल से अभिषेक किया। नगीनाबाई ने बताया कि आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में वह मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आई हैं। मान्यता है कि भगवान शिव काफी भोले होते हैं, ऐसे में सावन के महीने में लगातार 1 महीने तक उनकी पूजा करके उन्हें रिझाया जाता है। इस दौरान भगवान शिव का दूध और पानी से अभिषेक किया जाता है, साथ ही प्रसाद के रूप में फल चढ़ाए जाते हैं। आज बहुत ही एक अच्छा खुशी का दिन है कि सावन का पहला सोमवार है और यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर में कल्याण भूमि में आकर के सभी भक्तों ने पूजा की है। और शिव शंकर भगवान इतने दयालु है कि सबसे भोले भगवान है शिव शंकर। तो आज के दिन जैसे पहला सोमवार है सावन का, इसमें शिव जी की पूजा होती है। बेलपत्र वगैरह, फूल वगैरह, दूध, दही, गंगा जल चढ़ा करके शिव जी की पूजा की जाती है। तो मैंने भी यहाँ पूजा की है शिव जी की और शिव शंकर से ये प्रार्थना की है, दुआ की है कि हमारे सभी को, शहरवासियों को, जिलेवासियों को तंदुरुस्त रखे, सुख शांति रखे, कृपा बनाए रखे। निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक की कथित लापरवाही से बच्चे की मौत के संदर्भ में टाउन थाना में दर्ज मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक की कथित लापरवाही के कारण नवजात बच्चे की मौत के संदर्भ में टाउन पुलिस थाना में दर्ज मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें लिखित मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में परिजनों का कहना था कि रोजाना पुलिस थाना के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन के अनुसार रोहित शर्मा पुत्र सतपाल शर्मा निवासी जीरुकपुर मोहाली पंजाब ने ज्ञापन में बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी गोरू शर्मा को 12 जुलाई को टाउन के छाबड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस दिन डॉक्टर नंदा छाबड़ा ने यह कहते हुए छुट्टी दे दी थी कि अभी डिलीवरी का समय बाकी है, वे महिला को घर ले जाएं। तब वे उसकी पत्नी को घर ले गए, लेकिन दर्द होने पर 13 जुलाई को सुबह दोबारा उसकी पत्नी को छाबड़ा अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर के कहने पर अस्पताल में ही स्थित लैब से जांच करवाई तो प्लेटलेट्स 35,000 बताई गई। तब डॉक्टर नंदा छाबड़ा ने कहा कि प्लेटलेट्स कम है, वह ऑपरेशन नहीं कर सकेंगी। परिजनों ने डॉक्टर को बताया कि पूर्व में भी सीजेरियन डिलीवरी हुई थी, इसलिए अब भी सीजेरियन की जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 17 जुलाई को डिलीवरी की दिनांक लिखी हुई है, वे 17
जुलाई को ही डिलीवरी करेंगे। उसी शाम करीब 4 बजे डॉक्टर नंदा छाबड़ा ने उन्हें कहा कि वे मरीज को घर ले जाएं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दर्द अधिक होने के कारण वे अपनी पत्नी को हिसारिया हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ब्लड की दोबारा जाँच करवाई तो प्लेटलेट्स 1,45,000 आई। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी पत्नी की बच्चेदानी फट चुकी थी। रात 9 बजे तक डिलीवरी हुई, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। रोहित शर्मा के अनुसार हिसारिया अस्पताल के चिकित्सक का कहना था कि अगर वे आधा घंटा देरी से आते तो प्रसूता की जान जा सकती थी। रोहित शर्मा ने आरोप लगाया कि छाबड़ा अस्पताल की डॉक्टर नंदा छाबड़ा की लापरवाही के कारण उसके बच्चे की मौत हो गई। उसने बताया कि इस संदर्भ में 14 जुलाई को टाउन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सर 13 तारीख को मेरे बच्चे की डेथ हुई थी छाबड़ा हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, और उसके लिए अब तक पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। पिछले 5 दिनों से हम उनके पास रोज जा रहे हैं, 4-4 घंटे बैठ के आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए आज हम SSP साहब के पास आए थे अपनी फरियाद लेके, लेकिन उन्होंने अभी जो हमें इन्होंने बोला है कि अभी 4-5 दिन हमें और लगेंगे। मैं फाइल मंगवा रहा हूँ और इसके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। सर नहीं करते हैं तो सर फिर हमें तो सर प्रशासन का ही दरवाजा खड़काना पड़ेगा या फिर हम धरना देंगे। छाबड़ा हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती किया गया। गौरी देवी, वाइफ ऑफ रोहित शर्मा, छाबड़ा हॉस्पिटल में बिल्कुल भी केयर नहीं की गई। उसके बाद लास्ट में उन्होंने जो जांचें की, जांचों में सारी गड़बड़ पाई गई। उन्होंने अपने पास रखने के लिए 2 पैसों के लालच के लिए उन्होंने पेशेंट को वहाँ रखा। आखिर में हम पेशेंट को हिसारिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। हिसारिया हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद जो जांचें हुई वो लगभग उनसे और उनका 2 गुना का फर्क है। जहाँ उनकी जांच में 35 आई है, वहाँ 1.5 लाख है प्लेटलेट्स। हिसारिया हॉस्पिटल की बात है जी। छाबड़ा हॉस्पिटल में गड़बड़ हुई है और बच्चे की जान चली गई है, और जान न जाए इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं भी किसी के साथ अन्याय न हो, अन्यथा कोई भी बच्चा अपने माता पिता से जा सकता है। ये बहुत ही दुखद घटना है। इससे डॉक्टर लोगों को भी सबक लेने की ज़रूरत है भी ऐसा किसी के साथ नहीं करें। आपको भगवान समझते हैं और जो भगवान आप हमारे साथ वैसा व्यवहार करोगे तो भगवान का और आपका नाता ही क्या रह गया। अदालत ने एक व्यक्ति को बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा से दंडित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एक व्यक्ति को बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा से दंडित किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मामला सन 2019 का है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में पीड़िता द्वारा जंक्शन स्थित महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया कि दिनांक 12/3/2017 को जब वह अपने घर में अकेली थी, तब उसके रिश्ते में भाई लगते एक व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया तथा उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। उन्होंने कहा कि मुकदमे के दौरान पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गवाहों को प्रस्तुत कर माननीय अदालत के सामने मामला रखा गया। माननीय अदालत ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा तथा 5,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। ये मामला महिला पुलिस थाना मानगढ़ जंक्शन का है। FIR वर्ष 2019 की है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि दिनांक 12/3/2017 को सुखविंदर जो रिश्ते में उसका भाई लगता था, जब वो अकेली थी घर पे तो जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और उसकी वीडियो बना ली और उसको बार बार उससे ब्लैकमेल करता रहा। तो इसमें प्रोसिक्यूशन की ओर से अपने गवाहों को साबित कर मुलजिम को आज सजा सुनाई गई है, जिसमें सेक्शन 376(2) में 10 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना, सेक्शन 450 IPC में 7 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना, सेक्शन 417 IPC में 1 साल की कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 की ओर से। ये सभी सजाएं 7 साल चलेंगी और जो पहले भुगती हुई सजा वो इसमें से कम होगी। अदम अदायगी जुर्माने में 2 माह का अलग से कारावास इसको रोकना पड़ेगा। ठगी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर गांव ननाऊ निवासी एक महिला ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
ठगी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर नोहर तहसील के गांव ननाऊ निवासी एक महिला ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। सुनीता पत्नी ओम प्रकाश नायक ने बताया कि वह खेती मजदूरी का काम कर अपने परिवार का पेट पालती है। उसके घर नरेश पुत्र ओम प्रकाश स्वामी निवासी मोटेर का आना जाना था। नरेश 7 मई के बाद उसके घर नहीं आया। नरेश ने जमीन का झांसा देकर उसे 3,15,000 रुपए की ठगी मार ली। रुपए मांगने पर नरेश जान से मारने की धमकी दे रहा है। सुनीता के अनुसार नरेश उसे धमकी देता है कि वह उसे जान से मरवा देगा, इसलिए उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। सुनीता ने बताया कि रविवार शाम को वह अपनी पुत्री मोनिका के साथ खाना खाकर सो गई। रात्रि करीब 1 बजे शोर होने पर आंख खुली तो देखा कि एक व्यक्ति उसके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहा था। 2 व्यक्ति घर के कमरों में घुसकर तलाशी ले रहे थे। उसने व उसकी पुत्री ने शोर मचाया तो दोनों व्यक्ति कमरे से व एक व्यक्ति छत से कूदकर घर की दीवार फांदकर फरार हो गए। शोर शराबा सुनकर उसके पिता मालाराम व लालचंद नायक मौके पर आए, लेकिन तीनों व्यक्तियों का कोई पता नहीं चला। सुनीता ने आरोप लगाया कि नरेश, कुलदीप व 2-3 अन्य व्यक्ति उसे आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं, इसलिए उसके परिवार वाले डरे सहमे हुए हैं। सुनीता के अनुसार उसने नोहर पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनीता ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंप आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना रा मतलब अभी कहीं कार्रवाई नहीं करे। नरेश ही मास्टर माइंड है, भी नहीं ध्यान कौन लग रहा है। एसपी साहब का मैं पहले आगे गई तो एसपी साहब यहाँ करो तड़का पर बिन पकड़ लिया। आज भी बात ने 12 दिन हो गया, अभी कहीं थाना रा बाम पर कार्रवाई कुछ नहीं की। आज 4 दिन पहले थाना रा मेरा बयान ले लिया, राके हो कभी दिन पहले बुला सा, फिर बैठिए कोई समाधान कर सा। इतना है मतलब 3,15,000 रुपया ले गयो, जमीन को झांसो दे गए, मान समन के दे गयो, पैसा मांगया जब मारने की रिश्तेदार को नहीं बोसा में मनाई क्या करे। ये रे कि मेरी छोरी डैडी बांगे काम गया माँ अरे वो मारे घरे आन जान लागो, बिंगी पत्नी के साथ जच्ची को नहीं मारे घरे आनो जानो कर लियो, मैं इतनी जाने को नहीं आ चीज मार सकती। अब मैं इस मांग करा का मतलब माने न्याय मिले तो की जाओ दिन जल्दी अंदर करे जाओ तो माने मारना खतरों कम। सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान से आमजन को अवगत करवाने के उद्देश्य को लेकर रेलवे कर्मचारी ने आज जागरूकता रैली निकाली। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने आज मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में रैली निकाली। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक ने रेलवे यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयुक्त नहीं करने के बारे जागरूक करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बेहद घातक है और ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर कपड़े के थैले इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसी की अनुपालना में आज सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्टेशन वेंडर्स, सफाई कर्मी व रेल कर्मचारियों की सहायता से एक जागरूकता रैली निकाली गई। और इस रैली के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। घर से अपना जब भी निकलें, कोई खरीदारी करने जाएं या घर से अपना जब भी कोई सामान लेना तो कपड़े का थैले का प्रयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक एक चुनौती बनकर उभर रहा है और इस प्लास्टिक से हमें मुक्त होना ही होगा। क्योंकि हम थैलियों को यूज करके इधर उधर फेंक देते हैं तो ये सब नालियों में जाती है, हमारी सीवर लाइनें चौकअप होती है तो पानी का बहाव भी अवरुद्ध होता है और हमें देश को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लेना होगा। और अब वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट,
150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित छाबड़ा अस्पताल के संचालकों के साथ मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। टाउन के छाबड़ा अस्पताल के संचालक डॉक्टर विजय छाबड़ा के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से चिकित्सक वर्ग में रोष व्याप्त है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े निजी व सरकारी चिकित्सकों ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अस्पताल में 14 जुलाई को प्रसूता मरीज के परिजनों की ओर से मारपीट की गई व उसे धमकाया गया। इस संदर्भ में डॉक्टर विजय छाबड़ा की ओर से टाउन पुलिस थाना में राजस्थान चिकित्सा परिचर्चा सेवा कर्मी और चिकित्सा अधिनियम के तहत FIR भी दर्ज करवाई गई, परंतु पुलिस की ओर से अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मारपीट की घटना के बाद भी प्रसूता के परिजनों की ओर से छाबड़ा हॉस्पिटल के बाहर कथित रूप से असामाजिक तत्वों की भीड़ इकट्ठी कर अनर्गल नारेबाजी व धरना प्रदर्शन करते हुए अस्पताल के डॉक्टर्स व स्टाफ को धमकाने का प्रयास किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह एरन ने कहा कि इस घटना के बाद डॉक्टर छाबड़ा दंपति मानसिक तनाव में हैं और अपने अस्पताल का नियमित कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। इस घटना से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों में भी भारी रोष व्याप्त है। चिकित्सकों ने डॉक्टर छाबड़ा के साथ मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने व भविष्य में अस्पताल के बाहर होने वाले धरना प्रदर्शन रोकने के लिए टाउन थाना प्रभारी को निर्देशित करने की मांग की है। साथ ही प्रसूता के परिजनों की ओर से छाबड़ा हॉस्पिटल के चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज करवाए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन व राज्य सरकार की SOP अनुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में डॉक्टर पारस जैन ने कहा कि डॉक्टर छाबड़ा अस्पताल के अंदर जो मारपीट की गई वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। डॉक्टर पारस जैन ने कहा कि मारपीट पर तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं की गई तो चिकित्सक समुदाय आंदोलन करने को मजबूर होगा। पेशेंट आया था, उसके बाद हमने फीवर आया था तो हमने 2 बजे उसको अल्ट्रासाउंड लिख दिया था और साथ में ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों रिपोर्टें वो दे के और चला गया। अल्ट्रासाउंड करा के घर गया, उसके बाद मेरे पास नहीं आया वापस। और वो 7 बजे उसके फादर आए थे, लेकिन 7 बजे आके कहने लगे कि रिपोर्ट है। और मैंने जब उसकी देखी प्लेटलेट्स डाउन थी, 35,000 प्लेटलेट्स थी, तो मैंने उनको एडवाइस किया कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, आप उसको हायर सेंटर पे ले जाओ जहाँ पे ICU की फैसिलिटी है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर उसने उसके बाद चला गया मेरे पास से और फिर मेरे पास वापस नहीं आया। ना ही वो पेशेंट लेके आया था, मेरे पास आया था सिर्फ रिपोर्ट लेके। प्रोलॉन्ग मतलब उसने 4 बजे घर जाके उसको पेन फील हो गया और उसके बाद रात को 10 बजे सारिया हॉस्पिटल में जाके उसने डिलीवरी कराई, उसको डेड हो गए। सकती है कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड होता है, हमारी मशीन में 35,000 थी, हमने उसको 35,000 के हिसाब से बता दिया था। और बाद में उसने वहाँ पे करवाई, तो उसके बाद में आई थी 41 तो उन्होंने हमने पैथोलॉजिस्ट से बात की थी ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया था कि इसके अंदर कुछ क्लम्प्स आ जाते हैं जिसके कारण रिपोर्ट बढ़ के आ सकती है। डॉक्टर छाबड़ा के साथ जो मारपीट हुई थी उनके अस्पताल में, उसके संबंध में एक FIR दर्ज हो गई है डॉक्टर छाबड़ा की तरफ से, जो कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा अधिनियम के तहत और कुछ अन्य धाराओं में दर्ज हुई है। उसके बावजूद जो आरोपित हैं वो डॉक्टर छाबड़ा के हॉस्पिटल के सामने धरना लगा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, वहाँ पे पुतले जला रहे हैं, जिससे वो लोग बहुत ही डरे हुए हैं, मानसिक अवसाद में हैं, जिससे हमें डर लग रहा है कि दोबारा कहीं उस तरह की अनहोनी ना हो जाए जो अर्चना शर्मा प्रकरण में होता। उसमें भी ये होता है चिकित्सक गलती ना होते हुए भी अवसाद में आ गए थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिससे हमें अपने एक साथी को खोना पड़ा था। इसलिए आज हम सब इकट्ठे होकर SP साहब को ज्ञापन देने आए थे। SP साहब को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, तो हमें एडिशनल SP साहब जसाराम बोस जी मिले, उनको हमने ज्ञापन दिया है कि जो मामला दर्ज हुआ है उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, आरोपितों को पाबंद किया जाए कि वो किसी तरह का धरना प्रदर्शन हॉस्पिटल के सामने नहीं करें, अनावश्यक दबाव नहीं बनाएं हमारे ऊपर, और हमें भयमुक्त वातावरण में काम करने दें ताकि बाकी मरीजों की जान खतरे में नहीं पड़े। और उनकी तरफ से जो भी केस दर्ज होता है उसमें जो नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो नियम है उस नियम के अनुसार कार्रवाई करें। जसाराम बोस जी ने हमें आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण चिकित्सक समुदाय हनुमानगढ़ का आक्रोशित है। स्टेट लेवल पे भी बात होगी है, वो भी हमारे साथ है। पहले हम आंदोलन करेंगे, संपूर्ण काम बंद करेंगे 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो, अगर उसके बाद भी नहीं माने तो 2 दिन बाद राज्य स्तर पर काम बंद की कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले
छाबड़ा नर्सिंग होम के अंदर कुछ तत्वों ने डॉक्टरों के साथ कुछ मारपीट की, उनके साथ मिसबिहेव किया, स्टाफ के साथ कुछ झगड़ा किया। ये इन सब की निंदा करने के लिए और उन लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए पूरा हनुमानगढ़ का डॉक्टर समुदाय आज इकट्ठा होकर के एसपी ऑफिस आया और एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में ये कहा गया है कि इन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने ये जो इस तरह के कृत्य किए हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए और साथ में उन लोगों को ये पाबंद किया जाए कि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि हॉस्पिटल के आगे ना करें। अगर ये धरना प्रदर्शन आदि हॉस्पिटल के आगे करते हैं तो उन लोगों को कार्य करने के अंदर, डॉक्टरों को कार्य करने में भी दिक्कत होती है, जो अंदर मरीज भर्ती रहते हैं उनको भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों ने कहा है कि आप तुरंत इस मामले में एक्शन लें और हमें आश्वासन दिया है कि हम तुरंत एक्शन लेंगे। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो पूरा डॉक्टर समुदाय डॉक्टर छाबड़ा के साथ है और हम सब मिलकर के कोई न कोई दूसरे प्रकार के कोई जो हमें आंदोलन भी करना होगा वो करेंगे, जिसको हम राज्य स्तर पर भी ले जा सकेंगे। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले भी इस प्रकार की घटनाओं के कारण से ये जो अर्चना शर्मा का जो केस हुआ था उसके ऊपर कितना मानसिक दबाव पड़ा था, तो इस प्रकार अभी भी जो चिकित्सक हैं पता नहीं अवसाद के अंदर कुछ घटना नहीं घट जाए, इससे पहले ही हम चाहेंगे कि वो इस प्रकार की कार्रवाई करें कि उचित कार्रवाई करके जो लोग जिन्होंने अपराध किया उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। गांव सलेमगढ़ मसानी में श्रीमद् भागवत कथा संगीत में ज्ञान यज्ञ का आगाज सोमवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। गांव सलेमगढ़ मसानी में श्रीमद् भागवत कथा संगीत में ज्ञान यज्ञ का आगाज सोमवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। 101 कलशों की यात्रा गांव के हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। यहां आरती की गई। महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए निकली। आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि कथा 24 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। कथा का वाचन श्याम सुंदर शास्त्री वृंदावन वालों के मुखारबिंद से किया जाएगा। कथा स्वामी हंसराज गिरी महाराज तपोवन हरिद्वार वालों के सानिध्य में की जा रही है। इस मौके पर कथावाचक श्याम सुंदर शास्त्री ने कहा कि सावन माह में जो कथा श्रवण करता है उसके दुख दर्द व दरिद्रता समाप्त होती है। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में खुशहाली व सुख समृद्धि आती है, इसलिए सावन माह में कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस मौके पर परवीन सिंह शेखावत, रमेश सुथार, किशन भाटी, मुकुट सिंह, सज्जन सुथार आदि मौजूद रहे। देखो भाई, ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, ये एक ऐसा फल है इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से भरा हुआ रस ही रस है। जिस नगरी में ये होती है, जिस गांव में होती है, जिस धरती पर ये होती है, उस गांव के पुण्य जाग जाते हैं। वहाँ कोई भी प्रेत बाधा होती है वो सब मिट जाती है और सभी के हृदय में भक्ति स्थापित होती है, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, सबको आनंद मिलता है। उस गांव में, उस नगर में, उस क्षेत्र में, उस धरती पर आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की वर्षा होती है। इसको श्रवण करने मात्र से ही तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। सभी भक्त इसको श्रद्धा और भक्ति के द्वारा जो श्रवण करते हैं उसको ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति होती है। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपके नगर में, आपके गांव में, सलेमगढ़ मसानी में जो प्रारंभ हो रही है, ये बड़े भाग्य हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमो मदान्धकारम नासम तदादयो विदे तदे विवेकः। ये इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को देने वाली श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, जो आपके गांव का सौभाग्य है। संतों का दर्शन, ब्राह्मण आचार्यों का दर्शन जो आपकी धरती पर हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, पुण्यकारी है। आपके पुण्य जागृत होंगे, क्योंकि ये हर एक को प्राप्त नहीं होती। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य प्राप्त होते हैं, युग युगांतर के पुण्य जाग जाते हैं, तब जाकर के ये कथा श्रवण करने को मिलती है। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की सूक्ष्म रूप से मैंने आपको महिमा बताई। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का फल है, इसकी महिमा है, इसका आनंद है। गाँव में तारीख 18 जुलाई से 25 जुलाई तक गाँव सलेमगढ़ मसानी में श्री हंसगिरी जी महाराज के नेतृत्व में और श्री जो श्याम सुंदर जी कथावाचक वृंदावन से पधारे हैं, उनकी देखरेख में आज से यहाँ पर जो ये कथा शुरू हुई है और सभी गाँववासी और अन्य पड़ोसी जो भी हमारे हैं, इस आमंत्रण है कि वो आएँ और इस कथा का रस उठाएँ। तो एक दिन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रतिदिन 18 जुलाई से 24 जुलाई से 25 जुलाई को भंडारा। जंक्शन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए।
जंक्शन के कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। प्रशिक्षक इंदिरा देवी ने बताया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार छात्राओं को शिक्षण संस्थाओं में आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज इस स्कूल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में छात्रों के साथ साथ छात्राओं को भी आत्मरक्षा में निपुण होना चाहिए। प्रत्येक छात्रा को इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि छात्राएं आत्मरक्षा के गुर में निपुण होंगी तो असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम होंगी। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने पुलिस द्वारा शुरू किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे छात्राएं आत्मनिर्भर बनेंगी तथा उनका जीवन सुगम हो सकेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम रखा गया, जो बच्चियों और महिलाओं और अध्यापिकाओं और ग्रामीण महिलाओं सभी को ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और अब तक हमने कुल 75 स्कूलें, कॉलेज हैं और राजीव का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिका सभी को हमने करवा चुके हैं। लगभग हमारे 14,000 के करीब संख्या हो गई है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे कि बच्चियों को कोई रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई छेड़ रहे हैं, आवारा लोग छेड़ रहे हैं, तो उन बच्चियों को उन आवारा लोगों से कैसे निपटना है, ये हम उन बच्चियों को सिखा रहे हैं। ये श्रीमती इंदिरा जी जो ट्रेनिंग दे रही हैं बच्चियों को आत्मरक्षा की, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे लड़कियों में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। मैं पुलिस अधीक्षक साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने स्कूली छात्राओं को इस योजना से जोड़ा। सुरक्षा इससे निश्चित रूप से इसमें इम्प्रूव होगा, बिल्कुल कमी आएगी छेड़छाड़ की घटनाओं में, और बेटियों को जो आत्मविश्वास बढ़ेगा उससे सामने वाले को भी के मन में भी भय पैदा होगा। टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में रविवार को वैश्य समाज द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में जिला वैश्य समाज द्वारा वैश्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिना किसी माल्यार्पण की औपचारिकता की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजों और उसके पूर्व के शासकों के समय से वैश्य समाज में बिखराव है। अंग्रेजी शासन के दौरान वैश्य समाज 300 घटकों में बट गया। देश में करोड़ों वैश्य मतदाता हैं, लेकिन किसी न किसी कारण वे आपस में बटे हुए हैं। वैश्य समाज में एकता न होने के कारण राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कुल मतदाताओं में से 20% वैश्य समाज से हैं, लेकिन समाज में एकजुटता के अभाव के कारण राजनीति में उनकी उपस्थिति बेहद नगण्य है। उन्होंने कहा कि एकता के सूत्र में वैश्य समाज होगा तो उसे कभी कोई अनदेखा नहीं कर सकेगा। कार्यक्रम में राज्य प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल, महामंत्री गोपाल गुप्ता, संभाग प्रभारी संजय महिवाल, बालकृष्ण गोल्यान, अमित महेश्वरी, पवन अग्रवाल, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, संजय जैन, तरुण विजय, देवेंद्र अग्रवाल, प्रेम बंसल, राजकुमार अग्रवाल, राजेंद्र वैद, सुरेंद्र बालाडिया, बालकृष्ण थरेजा, अमृतलाल गर्ग, पवन खदरिया, अशोक जिंदल, संतराम जिंदल सहित वैश्य समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अमित महेश्वरी तथा बालकृष्ण गोल्यान ने किया। 5-4 लाख उग्रवाद वैश्य समाज इकट्ठा करिए, आपको दुनिया पूछेगी, लेकिन आपके चरणों में होगी शक्ति आपको दिखानी पड़ेगी। जिस दिन आपने शक्ति को शक्ति दिखानी, उस दिन ताकत नहीं है राजनीतिक पार्टी का पैर नहीं सुने। अपने लिए वो करता है जो अपनी आय का बड़ा उपभोग स्वयं पर करता हूं। मुझे नहीं लगता कि वैश्य समाज के लोग अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं पर खर्च करते हो। सब समाज के लिए जाता है। धर्मशाला निर्माण, चिकित्सालय निर्माण, औषधालय निर्माण, शैक्षणिक सामाजिक कहीं भी ऐसी जगह की है, चाहे वो धार्मिक रामलीला चलाने का एक मसला हो या ये जैसा आपने कथा कराने का मसला, पूरे विश्व में एक उदाहरण है कि जहां महिलाओं को बराबरी का योगदान मिलता है, बराबरी की उनको रिस्पेक्ट मिलती है, वो समाज और वो देश आगे बढ़े। तो वैश्य समाज इसका उदाहरण बने। जैन समाज का उदाहरण है, हमारे घटक है जैन समाज, वो तो इसका उदाहरण है। वो तो हर कार्यक्रम में, हर सिस्टम में वो साथ में रखते हैं। बाकी समाजों को भी अपने साथ में जोड़ के रखना है। जरूरी नहीं है कि हमारा ही एमएलए बने या हम ही एमएलए बने। इससे पहले स्टेज पे कोई भी बने, हमसे पूछ के बने। अगर ये स्टेज हमारी आ गई तो हमारा एमएलए बन जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारे पर इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई इग्नोर नहीं कर सके, कोई ये ना कह सके कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि भी इसको भी दिए उसको भी दिए, कि ये तो अपने दोनों जगह से 10 आगे जाते हैं तो ये इनके वोट दे जाते हैं। ऐसा नहीं, वोट को इतना सस्ता नहीं बनाना।
लोग पैसे लेके वोट देते हैं, अपन वोट भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, तो ये परंपरा भी बंद करनी पड़ेगी। हमने वैश्य समाज का संगठन बनाया, अच्छी बात है। अब इसका सब्जेक्ट है कि वैश्य समाज कल, आज और कल। कहने का भावार्थ ये है कि वैश्य समाज पास भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या और भविष्य में क्या होगा। कहते हैं कि जब अतीत आपका अच्छा हो, बड़ा गौरवान्वित करने वाला अतीत हो आपका, तो आने वाली पीढ़ी को जरूर बताया जाना चाहिए। और यदि अतीत कलंकित है तो उसको बताने की जरूरत नहीं थी, उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे समाज का अतीत बड़ा गौरवान्वित रहा है। इस सार्वजनिक सभा में उन्होंने घोषणा की, हम सब लोग उड़ीसा में रहते थे, हम भी हमारा सोचने के भाई अब कैसे समेटना, हमारी सारी व्यवस्थाओं को सोचने लगे। तो वहां का जो समाज था, मारवाड़ी समाज, वहां वही समाज मारवाड़ी समाज था, वो रामदास अग्रवाल जी जो भगत में रहते थे उनके पास आए थे। भाई साहब ने विचार किया और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बनारस दास। आज की वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये संगठन जो पिछले 1.5 वर्षों से कार्यरत है, बट कोरोना की वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहा था, तो इसको सुचारू रूप से हम आगे लेकर जाएं। तो इस लेवल पर इसको मजबूती लाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। इस वैश्य समाज के अंदर हम सब बल, बुद्धि, विद्या और धन के भी मालिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी के पास बल नहीं है या बुद्धि नहीं है या धन भी नहीं है, सब चीजें उसमें समाहित हैं। व्यक्ति विशेष का नाम हमने शुरू से कहा और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। कोई साफा नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई मंच नहीं है, हमने शुरुआत की है। मैंने हमेशा देखा है कि माला जब पहनाते हैं तो पहनाने वाला परेशान होता है और पहनने वाला परेशान होता है, और जो रह जाता है वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। उस बात को पूरी करते हुए हमने एक नई शुरुआत की है कि हम औपचारिकता में समय नहीं काटे, समाज के लिए एक मिनट का सहयोग करें, एक मिनट कीमती जो समय हमारा वो एक मिनट उसका सदुपयोग करें, ताकि हमारे को समाज के लिए नई दिशा मिलेगी। सबसे बड़ा धन्यवाद महिला शक्ति का। हमारी महिलाएं बहुत से अन्य कामों में एक्टिव रहती है, पर हमने उनको समाज के लिए मोड़ा है। बहन उमा गुप्ता के नेतृत्व में मेरे को पता है, हमें देखा है 2-3 दिन में लगभग सैकड़ों महिलाओं इस आहुति में लेके देने के लिए तैयार है। जंक्शन स्थित गुरु हरकृष्ण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जंक्शन के गुरु हरकृष्ण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से शिविर में विद्यालय के करीब 300 छात्र छात्राओं की आंखों की जांच की गई और देखभाल के सुझाव दिए गए। शिविर में चिकित्सकों ने छात्र छात्राओं की आंखों में देखने की क्षमता की जांच के दौरान जिस छात्र में जो दृष्टि दोष पाया गया उसको उस हिसाब से चश्मे का सुझाव देते हुए उनके लिए लेंस के नंबर की जानकारी दी गई। खास बात यह है कि शिविर में जाँच करवाने वाले करीब 50% बच्चों की आंखों में दृष्टि दोष पाया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद के जिलाध्यक्ष परवीन जैन ने कहा कि छात्र छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। विगत 2 वर्षों में कोरोना काल में विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के दौरान मोबाइल फोन, टैबलेट अथवा लैपटॉप का अधिकतर प्रयोग किया, जिससे बच्चों की आंखें भी प्रभावित हुई हैं। इसलिए परिषद की ओर से इस शिविर का आयोजन किया गया ताकि कोरोना के बाद उनकी आंखों की स्थिति के बारे में पता चल सके। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले कुल 38 स्कूलों में नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए। डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि अधिकांश बच्चों की आंखों में एलर्जी व धूल मिट्टी से संक्रमण पाया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण के दौरान बच्चों में अधिक मोबाइल फोन के उपयोग से हल्का संक्रमण पाया जा रहा है। मौसम में बदलाव की वजह से भी आंखों में खुजली तथा लालिमा जैसी सीजनल एलर्जी भी पाई गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की सलाह पर ली गई सामान्य दवाओं से 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, हालांकि सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कोरोना से पहले हमने 38 स्कूलों में बच्चों की आंखें टेस्ट कराई थी। कोरोना के बाद बंद हो गई थी। 12 तारीख को जब स्थापना दिवस था तो हमने बड़े स्कूल में पहला कैंप लगाया था और दूसरा कैंप हमारा आज यहाँ लग रहा है। इसी तरह हम शहर के जितने भी स्कूल हैं वहाँ सभी बच्चों की आंखें टेस्ट कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को इसमें ये सबसे बड़ा पता लगता है कि बच्चों को पता ही नहीं लगता कि हमारी आंखें खराब हैं, उनको पता लग जाता है। उसके लिए हम प्रयास में हैं। अभी तो हमारे यहाँ पे मेरे आईडी से 250-300 बच्चे लोग आंखें चेक करा चुके हैं, लेकिन जिनकी चश्मा नहीं लगा उसमें भी 50% लोगों के चश्मे के बारे में आई। यहाँ पे हमने आई साइड का कैंप लगवाया है राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट,
और इस स्कूल में अभी हमने सुबह 8:30-9 बजे हमने इस कैंप स्टार्ट किया और लगभग 200-250 बच्चे हम चेक कर चुके हैं और 50% की रेशो से कम बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं। 40% तो बच्चों के लगा ही हुआ है चश्मा पहले, जिनके नहीं लगे हुए थे उनमें 50% की एवरेज चल रही है। और बच्चे बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं खाने पीने का बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आँखों के लिए सबसे ज़रूरी है कच्ची सब्जी, हरी सब्जी, कच्चा सलाद, ये, और ये आजकल के बच्चे बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। हम पूछ भी रहे हैं बच्चों से, बच्चे मना कर रहे हैं मुंह पे। फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो गया है और इस स्क्रीन टाइम की वजह से आगे दिक्कतें ये आएंगी। जो 5 से 7 साल लगातार स्क्रीन टाइम रहता है और AC वगैरह में बैठे रहते हैं, उनकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी। इससे आगे बड़ा नुकसान होगा बच्चों को। तो कृपया कर बच्चों को जागरूक करें, पेरेंट्स जागरूक हों। इसके बस 2 कारण मेन यही हैं, पहला खान पीन का कारण है और दूसरा है अपना स्क्रीन टाइम। मोबाइल बच्चों को सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही दें, इसके अलावा बच्चों को अवॉइड करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।